स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो क्लास 10 से बिलोंग करता है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेस, है ना। तो इसका हमने डिफाइन पहले से लिख कर रखा है। समय की बचत करने के लिए आप इसको जो है सो वीडियो को पॉज कर और इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन फॉर सर्वाइवल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कुछ बेसिक प्रोसेस होते हैं। उस बेसिक प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यह एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए उसके बॉडी के द्वारा कुछ प्रोसेस, कुछ एक्टिविटी किए जाते हैं ताकि वह अर्थ पे सर्वाइव कर सके। और ये सब कुछ होता है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होता है, जिसको वो परफॉर्म उनके द्वारा किया जाता है, उनके बॉडी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जिसके कारण वह जो है सो लाइफ को सर्वाइव करते हैं और इस अर्थ पर जो है सो अपने आप को लिविंग में काउंट करते हैं। तो ये जो बेसिक फंक्शन है, जो कॉमन बेसिक जो है सो लाइफ प्रोसेस जो है, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड, तो उन सभी में जो बेसिक फंक्शन होता है लाइफ प्रोसेस का, वह है न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ग्रोथ। इन सभी के बारे में हम लोग जो है सो काफी एक्सप्लेन से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो मोटा मोटी हम लोग ये जान ले कि न्यूट्रिशन यानी कि लाइफ को जो है सो सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वह एनर्जी जो है सो हमें कहां से मिलेगा? तो फूड के द्वारा, न्यूट्रिशन के द्वारा। इसलिए सभी लिविंग और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टेकन फूड, न्यूट्रिशन, उसके बाद रिस्पिरेशन। उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन में सब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये सभी जो है सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें वह सभी जो है सो क्या करते हैं कि अपने समान नए ऑर्गेनिज्म को, नए प्रोजेनी को जो है सो प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद एक्सक्रेशन, यह भी एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। इसमें भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, जो एक्सक्रेटा होता है, उस एक्सक्रेटा को अपने शरीर से बाहर रिमूव करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है वह एक्सक्रेशन कहलाता है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्ड आता है ना। तो ये सब कुछ लाइफ प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और उसके बाद आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये तो बेसिक कॉमन लाइफ प्रोसेस का एक्टिविटी है। लेकिन ये सब कुछ जो है सो ये लाइफ प्रोसेस किसके द्वारा किया जाता है? तो इस सभी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है, और इसी ऑर्गन सिस्टम के द्वारा ये सारे लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। यानी कि हम इसको यहां पर लिख सकते हैं, ऑल लाइफ प्रोसेस एक्टिविटी performed by organ या organ system। तो organ या organ system के द्वारा इन सारे जो है सो जो कॉमन बेसिक लाइफ प्रोसेस है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो इसको तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सभी को पॉइंट वाइज, लेकिन उससे पहले हम लोग ये चीज जाने कि ये जो लाइफ प्रोसेस की जो एक्टिविटी है, जो ये परफॉर्म होता है, तो ये एक्टिविटी जो परफॉर्म होता है वो किसके द्वारा हो रहा है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस अर्थ पर जितने भी मटेरियल्स हैं
उन सभी को हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ, लाइफ के आधार पर। तो एक हो गया लिविंग और दूसरा हो गया नॉन लिविंग। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है? तो जो लिविंग है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें कुछ जो है सो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसके आधार पर जो है सो वह सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, उस प्रॉपर्टीज को शो करता है, जिसके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो है सो लिविंग है। तो सबसे पहले हम लोग लिविंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। उसके बाद फिर लाइफ प्रोसेस का जो कॉमन बेसिक फंक्शन है जो लाइफ प्रोसेस का, उसको हम एक एक कर एक्सप्लेन करेंगे। तो लाइफ प्रोसेस का जो परफॉर्मेंस है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ये आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। इस दोनों में हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग यहाँ पर एक एक कर पॉइंट आउट करेंगे और उसको देखेंगे। आप वीडियो को पॉज कर मैंने पहले से यहाँ पर लिख के रखा है, आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिएगा, इससे समय की बचत हो जाती है। तो सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, रेस्पॉन्स ऑफ टू स्टिमुलाई एंड एक्सक्रीशन। तो ये जो है सो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज द बॉडी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि यह एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि उसको फॉर्म किया जाता है, उसको बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह मेनली दो तरह के होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म जो हो गए, ऑर्गेनिज्म यहां पर आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे। एक हो गया यूनिसेलुलर और दूसरा हो गया मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि जिस ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी जो है वह एक ही सेल से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, यानी कि इस यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वह बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पूरा बॉडी जो है सो एक ही सेल से शुरू होता है और एक ही सेल पर जाकर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं, जिसमें बहुत सारे जो है सो सेल, मल्टी यानी कि भेजिए बहुत सारा आपको जो है सो यहाँ पर सेल देखने को मिलेगा। तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वह एक सेल से शुरू होता है और बहुत सारे यानी कि अनकाउंटेड सेल पर जाकर वह जो है सो समाप्त होता है। तो उसके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। तो लाइफ जो स्टार्ट होता है वह जो बिगिनिंग होती है वह एक ही सेल से शुरू होता है। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आप देखिए मल्टीसेलुलर का। यूनिसेलुलर में तो एक उसमें बॉडी ऑर्गेनाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां यहां पर क्या है कि एक ही सेल से लाइफ शुरू हुआ और एक ही सेल पर समाप्त हो गया। लेकिन जो मल्टीसेलुलर है इसमें आपको जो है सो एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी देखने को मिलेगा। तो यह जो बॉडी ऑर्गेनाइज होता है इसमें सबसे पहले होता है सेल। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन, कई ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम
एक साथ एसोसिएट होकर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले फिर से एक बार देख लीजिए, सेल, बहुत सारे सेल जो है सो एक साथ एसोसिएट होकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू जो है सो ऑर्गन को फॉर्म करता है और कई ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं और सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ एसोसिएट होकर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो ये जो हुआ ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, यह इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीजिंग इन सेल एंड देयर मास। यानी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग इन नंबर एंड इंक्रीजिंग इन मास। यानी कि किसी भी चीज में कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वहां पर उसके नंबर में इंक्रीज होना, यानी कि ग्रोथ का मतलब किसी भी चीज के नंबर में इंक्रीज होना वह ग्रोथ कहलाता है, या उसके मास में इंक्रीज करना वह भी एक ग्रोथ कहलाता है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नंबर, उसके नंबर में इंक्रीज करना, तो उसके बॉडी में क्या इंक्रीज करेगा नंबर में, तो उसका सेल, यानी कि उसका सेल जो है सो इंक्रीज करेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में उसके सेल, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं तो हमें पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वह ग्रोथ कर रहा है। या उसका मास यानी कि वेट, अगर उसके वेट में ग्रोथ हो रहा है तो हम कहते हैं कि वेट अगर उसका इंक्रीज कर रहा है तो हम कहते हैं कि इसका ग्रोथ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसके एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, a young boy जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं, ए यंग चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। या दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, a teeny plant grow into a tree। तो यहां पर देखिए कि ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग इन नंबर एंड इंक्रीजिंग इन देयर मास। तो यहां पर एक छोटा बच्चा यानी कि यंग चाइल्ड, वह जो है सो जब वह छोटा रहता है तो उसके शरीर में जो सेल होते हैं, नंबर ऑफ सेल होते हैं वह कम होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका वेट कितना रहता है, 3 से 4 केजी रहता है। लेकिन जब वह एडल्ट होता है तो उसका वेट जो है सो 60 केजी, 70 केजी, 50 केजी हो जाता है। तो ये कैसे हो गया, तो क्योंकि और उसका हाइट, लेंथ वगैरह सब कुछ जो है सो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये सब कैसे हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके शरीर में जो सेल का डिवीजन हो रहा है और सेल डिवाइड कर सेल के नंबर को इंक्रीज कर रहा है, और सेल के नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ उसका मास भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर हम कहेंगे क्या कि इस बॉय का, इस चाइल्ड का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। उसी तरह से एक टीनी प्लांट, एक छोटा सा पौधा जब छोटा सा रहता है तो उसका हाइट भी कम रहता है, उसका जो है सो मास भी कम रहता है। लेकिन फिर वह जो है सो कुछ दिनों में, कुछ सालों में, 5 साल, कुछ सालों में क्या हो जाता है, वह एक बड़े से पेड़ का, ट्री का, वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो उसका हाइट भी ग्रोथ कर गया, उसका वेट भी ग्रोथ कर गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, तो अब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो है यह एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये चीज जाने कि यदि हमारे पास, हमारे आसपास दो अलग अलग तरह के केमिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और ये हमारे आसपास बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो यदि हमारे शरीर से बाहर, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर से बाहर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल आपस में रिएक्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं
केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर इसी तरह का बहुत सारा केमिकल रिएक्शन जो है हमारे बॉडी के अंदर होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर होता है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट परफॉर्म करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जो है एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन गोइंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव मैनर। तो ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है, इसमें जो है सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें बहुत सारे इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो वर्ड को यूज किया गया है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वह सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाते हैं, और बहुत सारे सिंपल कंपाउंड जो है आपस में एसोसिएट होकर वह जो है सो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाते हैं। तो इसके आधार पर यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होगा? मेटाबॉलिज्म जो है सो एक केमिकल रिएक्शन गोइंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर होता है, इन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव मैनर, जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मैनर में होता है। इसके आधार पर मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। मेटाबॉलिज्म further classify into two main groups। एक हो गया एनाबॉलिज्म और दूसरा हो गया कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड दूसरा हो गया कैटाबॉलिज्म। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ये दो चीज है, जिसमें कोई चीज जो है सो कंस्ट्रक्ट भी होता है और टूटता भी है। तो इसके आधार पर हमने इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है? तो एनाबॉलिज्म यह एक मेटाबॉलिज्म को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। तो एनाबॉलिज्म जो है यह ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिंपल कंपाउंड से होते हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड आपस में एसोसिएट होकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, यानी कि यह एक कंस्ट्रक्टिव मैनर है। यह रिएक्शन जो है एक कंस्ट्रक्टिव जो है सो रिएक्शन को शो करता है, जिसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ए रिएक्शन इन विच सिंपल कंपाउंड एसोसिएट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एनाबॉलिज्म। यह कंस्ट्रक्टिव मैनर को शो करता है। इसका एग्जांपल देखिए। तो इसका एग्जांपल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट करता है, तो उस फोटोसिंथेसिस में वह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस वाटर, ये सिंपल कंपाउंड है, इसमें इसको सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये जो है सो आपस में एसोसिएट होकर रिएक्ट कर ये बनाते हैं क्या? C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल कंपाउंड है, उसके बाद वाटर जो है एक सिंपल कंपाउंड है, ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या बना रहा है? ग्लूकोज को बना रहा है ना। तो यहां पर ये जो है सो एक कंस्ट्रक्टिव मैनर को शो कर रहा है, जो कि यह एनाबॉलिज्म कहलाता है। तो मेटाबॉलिज्म का जो दूसरा टाइप है वह है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? यह जो है ये डिस्ट्रक्टिव मैनर को शो करता है, यानी कि यह भी एक रिएक्शन है, रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड। इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है सो टूटता है और टूटकर जो है सो सिंपल कंपाउंड को बनाता है। इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में जो हमने एनाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लिया था, जहां पर वह कंबाइंड होकर वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ग्लूकोज को बनाया था, उसी ग्लूकोज को C6H12O6 ये जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये टूटता है। यह क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ग्लूकोज है।
तो यह टूटेगा। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें क्या होता है, ये टूट कर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एटीपी, यानी कि यह एनर्जी को फॉर्म करता है। तो यहां पर आप देखो कैटाबोलिज्म हो गया। तो कैटाबोलिज्म फिर से आप देख लीजिए, ए रिएक्शन इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड, जहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है टूट कर सिंपल कंपाउंड में बढ़ जा रहा है, उसको कैटाबोलिज्म बोलेंगे। तो ये जो कैटाबोलिज्म है, यह जो है सो क्या शो कर रहा है, यह जो है सो डिस्ट्रक्टिव मैनर को शो कर रहा है। यहां पर ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। अगर केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो यह एक डिकम्पोज रिएक्शन है। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन है, यहां पर ग्लूकोज है। और यह ग्लूकोज जो है सो टूटकर सिंपल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी, यानी कि जिसको हम लोग एनर्जी के रूप में जानते हैं, तो यह एनर्जी को फॉर्म करता है। तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोजेनी या सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। जो यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने समान जीव को जन्म देते हैं या उत्पन्न करते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, यह मेनली आपको दो तरह का देखने को मिलेगा। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यह एक रिप्रोडक्शन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a process of reproduction, the process of reproduction in which gametes are fused, यानी कि जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो रिप्रोडक्शन इन विच progeny are produced by fusion of gametes, जिसमें प्रोजेनी का जो प्रोडक्शन होता है वह जो है सो गैमेट्स के फ्यूज करने से होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, तो मेल गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म, और इसको बोलते हैं एग। ये दोनों आपस में क्या होगा, फ्यूज होगा। फ्यूज होकर ये क्या बनाएगा, जायगोट, और फिर ये जायगोट जो है सो डेवलप कर एम्ब्रियो बनेगा, और यही एम्ब्रियो जो है सो क्या होगा कि डेवलप होकर ये जो है सो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो इट इज द वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है सो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो ये जो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है वह होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है प्रोजेनी चाइल्ड, ऑफस्प्रिंग बाय विदाउट फ्यूजन, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो इसमें गैमेट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, इसमें गैमेट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इसमें किसी तरह का कोई भी आपको फ्यूजन फर्टिलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की आवश्यकता होती है, और उस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए वह न्यूट्रिशन का टेकन करते हैं, अर्थात फूड का टेकन करते हैं। तो उस फूड से एनर्जी को रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है
उसे हम लोग रिस्पिरेशन कहते हैं। तो रिस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि जो रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी को रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा एग्जांपल से देखिए, ये हमारा क्या है, फूड है, जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6। यह जो है सो रिस्पिरेशन के दरमियान ऑक्सीजन से यह क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कर ये टूटेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, वाटर बनेगा, तो वाटर बॉडी के अंदर रह जाएगा। उसके बाद ये साथ साथ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनाता है जिससे हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ये एटीपी के फॉर्म में होता है जिससे हम लोग ये एनर्जी कहलाता है। इसी का इस्तेमाल हम लोग डिफरेंट टाइप के वर्क्स में करते हैं, है ना। तो ये एनर्जी हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिस्पिरेशन कहेंगे, जो आपको सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो अब नेक्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे हम वह है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो रेस्पॉन्स और टू स्टिमुलाई ये क्या होता है, द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो ये जो है सो क्या है कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है तो वह जिस एनवायरनमेंट में रहता है, जहां पर रहता है, तो उसके आसपास जो चेंजेज होता है वह स्टिमुलाई कहलाता है, और उसके प्रति जो वह रिस्पॉन्स करता है ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग जो है सो रिस्पॉन्ड बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखिए सनफ्लावर, एग्जांपल में सनफ्लावर। तो सनफ्लावर जो है, जब डे टाइम में सनराइज होता है तो सन का फ्लावर, जो फ्लावर होता है वह जो है सो सन के डायरेक्शन में उसी के साथ वो मूव करता है। तो सन का जो लाइट हुआ, सनलाइट जिधर से वह सनलाइट का सोर्सेज रहता है, तो उसी डायरेक्शन में वह फ्लावर उसी के साथ मूव करता है। तो यहाँ पर सनलाइट जो है वह एक स्टिमुलाई है, और फ्लावर जो है सो क्या कर रहा है, तो फ्लावर जो है वह क्या कर रहा है कि वह रिस्पॉन्स कर रहा है उसी के डायरेक्शन में, उसी के साथ वो मूव कर रहा है। उसी के बाद उसके अलावा माइमोसा पुडिका, जिसको हम लोग छुई मुई का पौधा बोलते हैं। तो ये छुई मुई का पौधा है, जब आप इसको जैसे ही आप टच करोगे तो वह सेंसिटिव होता है, वह सेंस कर लेता है, यानी कि कोई जरूरी नहीं कि उसको आप टच कीजिए, वह वाइब्रेशन से जो है सो सेंस हो जाता है। आप ताली भी बजाइएगा उसके पास तो वह तुरंत जो है सो उसके जितने भी लीफ होते हैं वह सभी श्रिंक हो जाते हैं, सब सिकुड़ जाते हैं। तो ये जो है सो जो आपने टच किया या जो क्लैपिंग की जिससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, वह जो है सो स्टिमुलाई हो गया, और उसका रिस्पॉन्ड उसने क्या किया कि वह श्रिंक हो गया। उसी तरह से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे जब गर्मी होती है तो हमारा बॉडी जो है सो क्या करता है कि पसीना निकालता है। तो गर्मी जो हो गया, ये गर्मी जो टेम्परेचर इंक्रीज किया हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा, तो उसके कारण से हमारा बॉडी जो है सो उसको मेंटेन रखने के लिए उसने क्या किया कि पसीना निकालना शुरू कर दिया। तो जो हीट हुआ, जो टेम्परेचर हुआ, वह स्टिमुलाई हुआ, और हमारा बॉडी उसके प्रति क्या किया, जो पसीना निकाला वह रिस्पॉन्स हो गया। उसी तरह से अगर आप किसी शेर को देखते हैं या कोई कुत्ते को देखते हैं जो आपके तरफ दौड़ता है, भौंकता है, तो आप भागने की कोशिश करते हैं, तो वह जो कुत्ते का भौंकना है वह जो है सो स्टिमुलाई हो गया, और हमारा जो भागना हुआ वह रिस्पॉन्स कहलाएगा। तो ये जो है सो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। अब जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टरिस्टिक्स एक और देखने को मिलेगा वह है एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह अपने शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर एक्सक्रेट करते हैं, निकालते हैं। तो जो एक्सक्रेटा होता है जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, अगर वो हम अपने बॉडी से नहीं निकालेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वह उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो है सो डिस्टर्ब करेगा। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को सही बनाए रखने के लिए बॉडी से इस वेस्टेज को एक्सक्रेट करना बहुत जरूरी होता है, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रेशन कहते हैं।